अस्सलाम वालेकुम। झूठ के पाँव नहीं होते और सच सामने आकर रहता है। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का ख्वाब देखने वाला भारत ही अपने लोगों का कातिल निकला। जी हाँ, दुनिया भर में बदनाम और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ही पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। एक खुफिया दस्तावेज मंजरियाम पर आई है जिसने रॉ के तखरीबी मंसूबों का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। यह खुफिया दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई, जो पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का मुंह बोलता सबूत है। माहिरीन के मुताबिक दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद ने ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ा। जराए के मुताबिक दस्तावेज में हिदायत दी गई थी कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां 36 घंटों के बाद बनाना है, मगर नाअहली की इंतहा देखिए, मीडिया ने हमले के 5 मिनट बाद ही सारा इल्ज़ाम ISI पर लगाकर मोदी सरकार के सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। जराए के मुताबिक दस्तावेज और इन तजादात से वाज़ेह होता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी कोई हिदायत दे रहा था। दस्तावेज के मुताबिक पहलगाम वाक़े को उभारने के लिए ज़िला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मीडिया के इदारों को 36 से 48 घंटे पहले ही वाक़े की जगह पर मुतहर्रिक कर दिया जाएगा। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे और फिर धुंधली वीडियोस की मदद से वाक़े की तस्वीरें दोबारा बनाई जाएंगी। रॉ की लीक्ड दस्तावेज के मुताबिक मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी और ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। नाजरीन, साबित हो गया है कि पहलगाम हमला भारत का ही सोचा समझा मंसूबा था, जिसका हदफ सिर्फ भारतीय अवाम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और ISI भी था। यह मंसूबा शायद कामयाब हो जाता, शायद कामयाब हो जाता अगर दी गई हिदायत पर मनोअन अमल किया जाता, मगर भारतीयों की कम अक्ली ने गेम पलट दी और पाकिस्तान के बजाय पूरी दुनिया में खुद ही मजीद बदनाम हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म हो गई है। दोनों ममालिक से राबते करके माहौल को ठंडा करने की कोशिशें की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो को जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार का जिक्र करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी जंग में 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी, जबकि 152 अरब डॉलर से ज़्यादा का मौशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी एशिया में अमन के लिए दोनों ममालिक के मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबते के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से भी टेलीफोन पर बातचीत की और पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने पर जोर दी। मार्को रूबियो ने भारत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे और जनूबी एशिया में अमन और सलामती को बरकरार रखे। आलमी बरादरी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो भारत को जंगी अज़ाइम से बाज रखे। हर गुजरते दिन के साथ मोदी सरकार की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और लग रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इसी रिलेटेड सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ के स्पेशल सीरीज़, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान और भारत के कशीदा ताल्लुकात के ऊपर मबनी है और हमारा साथ आप लोग के साथ जो है वो मुसलसल जारी है। और आज इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अज़हर जावेद साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी साबिक सफ़ीर हैं अली सरवर नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब साथ देने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब जो हैं आज पैनल का हिस्सा हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, दिफाई एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मारिया सुल्तान साहिबा भी जो हैं वो आज हमारे साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहूँगी। फिर से एक दफ़ा फिर ये साबित हो गया, 2 बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस DGISPR की तरफ से की जाती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी मच ऑन द बोर्ड, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि फॉरेन ऑफिस भी डेफिनेटली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होता है। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता अभी तक
पूरा पाकिस्तान सेम पेज पर है और बार बार ये शवाहिद दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि जो भारत ने पहलगाम में किया वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मेरा नहीं ख्याल कि अब आज के बाद से कोई रत्ती भर कंफ्यूजन भी रहनी चाहिए, क्योंकि जब ये लीक हुई, जब डॉक्यूमेंट्स लीक हुए कि किस तरीके से रॉ ने ये पूरी की पूरी प्लानिंग की और एक हल्की सी मिस प्लानिंग की वजह से, उनके मीडिया की जल्दबाजी की वजह से उनका जो प्लान था वो पूरा का पूरा साबुताज हो गया। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें ऐसा ही हुआ, देखें कि ये बैक फायर हो गया और जो इनकी तवक्कुआत थी और उसके बरक्स ये चीज़ें रूनुमा हो चुकी हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको हैंडल किया और जिस तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक स्टैंड था, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टैंड लिया। इसके बाद जो कल की हमारी जो ब्रीफिंग एक हुई है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी थे, डीजी ISPR भी थे और वहाँ पर उन्होंने बात की। और इस पाकिस्तान की अच्छी बात यह है और ISPR की बात यह, हमेशा जब बात करते हैं एविडेंस के साथ बात करते हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस से लेके बात करते हैं, वेरीफाइबल एविडेंस होता है। और आज तक देखें कि जब भी उन्होंने 2 दिन पहले भी जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें अब्दुल मजीद की एज एजेंट ऑफ रॉ जब इस्टेब्लिश किया था, तो वो भी एविडेंस था। कुछ चंद साल पर 1 साल पहले जौहर टाउन में एक ब्लास्ट हुआ था जो उसमें भी एक इंडियन था इन्वॉल्व था जो दुबई में बैठा हुआ था, लेकिन एक पाकिस्तानी को यूज़ कर रहा था, वो भी दुबई में जॉब कर रहा था। सो एविडेंस हम 5 डोजियर्स इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान जमा करा चुके हैं। पहला डोजियर वॉज इन 2009 और लास्ट वॉज इन 2020 और उसमें हमने 100% एविडेंस दिया। हमने यहाँ तक उन बंदूक के नाम दिए हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मतलूब थे फॉर वायलेटिंग 1267 जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है। स्पेशली 2 बंदों के मैं नाम लेना चाहूँगा। एक बंदा था अंगोरा पाजी, ये वो बंदा था जो जलालाबाद में बैठा हुआ था जब APS पेशावर पे हमला हो रहा था। सो ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद द अटैकर्स। और इसी तरह एक गोविंदा पटनायक था, ये राब्ते में था मस्तूम में सराज राजस्थानी पे जब हमला हो रहा था, तो ये स्पिन बोलदक में बैठा हुआ था जस्ट अबाउट 4 किलोमीटर्स फ्राम चमन, तो वो वहाँ से कंट्रोल कर रहा था। इसके अलावा 2 बंदे और भी थे और उनके भी नाम दिए गए थे। सो हमने जब भी बात की है विद एविडेंस के साथ बात की है और इसमें कोई हमने दाएं बाएं की बात। अब इंडिया ने जब देखे पहलगाम वाला ड्रामा किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सो इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन राइट फ्रॉम 1971 से स्टार्ट करे, गंगा तैयारे से जब स्टार्ट हुआ और पहलगाम इसके बाद जो रिसेंट हुआ। अब इसमें देखें कि आज तक नॉट ए आयोटा ऑफ एविडेंस दे हैव प्रोवाइडेड कि इसमें क्या है। जब 100 डिप्लोमेट्स को बुला के उन्होंने ब्रीफिंग दी तो उनसे सवाल पूछा एक डिप्लोमेट ने, क्या आप एक न्यूक्लियरली आर्म कंट्री के साथ जंग पे जाएंगे ऑन दिस प्रिटेक्स्ट कि जी ये इट इज़ बेस्ड ऑन द पास पैटर्न। ये एविडेंस है कि पास में ऐसा था, तो पास में तो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। फिर इसके बाद देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी एपिटाइट शो नहीं की कि हम आपका जो नैरेटिव है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इंडिया को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने आर्टिकल्स लिखे हैं, दे रिजेक्टेड। न्यूयॉर्क टाइम ने 3 आर्टिकल लिखे हैं। कल 2 दिन पहले द इकोनॉमिस्ट का एडिटोरियल आया है, उन्होंने कहा एविडेंस लाओ फिर हम आपकी बात सुनेंगे, तो वो रिजेक्ट है विद इन इंडिया के अंदर से लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। सो देयरफॉर अभी देखे चाइना ने, रशिया ने, इवन अमेरिका ने पाकिस्तान के जो आइडिया था फॉर न्यूट्रल प्रोब बॉडी बैठे वो प्रोब करे इसको, उसको एक्सेप्ट किया कि होना ऐसे चाहिए। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जब प्राइम मिनिस्टर से बात की है तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको भी यही कहा कि भाई हम चाहते हैं, वी आर रेडी, हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं, लेकिन एक न्यूट्रल बॉडी आप करे, यूनाइटेड नेशन डिटेल करे, वो आके इन्वेस्टिगेट करे, वी विल फैसिलिटेट दम। लेकिन जो अभी आपने अभी बताई बात जो है द लीक डॉक्यूमेंट, ये बहुत तहलका खेज से, दिस इज समथिंग वेरी सेंसेशनल, इससे तो गवर्नमेंट गिर सकती है। देखें एक एविडेंस आ चुका है मार्केट में कि इट वाज कंसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटेड बाय द रॉ, और इसमें ऑप्शंस थे, अगर
पहलगाम नहीं होता है तो वी विल गो टू शोपियाँ, शोपियाँ में जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो इंटायर कंप्रिहेंसिव प्लानिंग थी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक्सपोज हुई है, दैट वाज दी बलूचिस्तान का इसमें जिक्र था कि BLA वाले कुछ कोयटा में करने वाले हैं, कुछ सुई में एक्टिविटी शो करेंगे, चाइनीज़ टारगेट्स की बात की गई है, गवादर की बात की गई है। सो वी हैव 100% एविडेंस कि अब हमारा केस बड़ा मजबूत बनता है। वी कैन रिक्वेस्ट, वी कैन गो टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चाइना के थ्रू, ये एविडेंस वहाँ पे हम वी कैन प्रेजेंट इट। और साथ ही हम ये डिमांड करें इंटरनेशनल कम्युनिटी से, दे शुड होल्ड इंडिया रिस्पॉन्सिबल, accountable for their terrorist activities, not only in Pakistan but across the globe, transnational repression में। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको कंडेम करे कि ये टेररिज्म करवा रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, जरा नकवी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा हम जानते हैं कि जो सिफारती असूल हैं, जो सिफारती नॉर्म्स हैं, वो इस सिचुएशन में क्या कहते हैं। नकवी साहब, मतलब इतनी अलार्मिंग सिचुएशन, बैक टू बैक जब से पहलगाम का ड्रामा रचाया गया, उसके बाद चाहे 100 से ज़ायद सफारतकारों को ब्रीफ करना हो बगैर किसी सबूत के, और अराउंड द बुश बीट करना हो जैसे कहते हैं, चाहे रॉ की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे हमारे यानी पाकिस्तान की तरफ से DGISPR की तरफ से ऑडियो वीडियो सबूत सामने लाना हो, हर चीज़ बैक टू बैक ये बता रही है कि भारत कितना गलत कर रहा है। तो सिफारती असूल, सिफारती नॉर्म्स क्या कहते हैं फॉर पाकिस्तान एंड फॉर भारत इन दिस सिचुएशन? देखिए, सिफारती नॉर्म्स तो ये हैं कि हर मुल्क को जिम्मेदाराना तौर पे एक बिहेव करना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि भारत बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना अंदाज में काम करता है। अब ये जो किस्सा है पहलगाम का, ये मोदी साहब रियाद में थे, भागे भागे आए और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की और चंद मिनटों में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद सिंध-तास मुआहदे को सस्पेंड कर दिया, डिप्लोमेट्स को विथड्रॉ कर दिया, वीज़े बंद कर दिए, हमारे शहरी वहाँ थे उनको निकाल दिया, उनके शहरी जो यहाँ थे उनको वापस बुला लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनडिप्लोमेटिक हैं। ये जब तक कोई मसले का कोई सबूत ना हो, जब जी तक जी। कि उस चीज़ को एस्टैब्लिश ना कर दिया जाए, पहली बात ये है कि उनको इस मामले में तफ्तीश का जो सिलसिला है वो शुरू करना चाहिए था। उसके बाद हमारे ऊपर अगर उनको समझते थे कि कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, हालाँकि नहीं लगाया जा सकता था, तो वो उसका फिर हमें अप्रोच करते, डिप्लोमेटिक नोट भेजते और उसके बाद वो किसी फोरम में भी जा सकते थे, UN में जा सकते थे, सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते थे। लेकिन ये सब तो उन्होंने किया नहीं। वो पाकिस्तान पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, 4-5 अनरिलेटेड इश्यूज़ पे डिसीजंस दे दिए। अब सिंध-तास मुआहदे का, इंडस बेसिन ट्रीटी का टेररिज्म से क्या ताल्लुक है भला? अच्छा, अब जहाँ तक वो सवाल ये है कि वहाँ जो हुआ, वो भी 10 चेक पॉइंट्स हैं, 200 से ज़्यादा किलोमीटर दूर वो पाकिस्तान से वाक़ई है पहलगाम और वहाँ पे हर किस्म की उनकी एजेंसीज़ काम कर रही हैं, मिलिट्री फ़ोर्स वहाँ 7 लाख जमा है। तो ऐसी जगहों पे ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दों का ग्रुप चला जाए और कोई उसको पकड़ ना पाए और वो वहां जाके कत्ल करना शुरू कर दे। तो ये सब कुछ बहुत ही बेसलेस और ये कंकॉक्टेड लगता है, बनाया हुआ। ये बेबुनियाद सारे मसले सामने लाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत भारत एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना रवैया दिखा रहा है और उसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा, भारत के लिए बुरा होगा। क्योंकि ठीक ठीक। पाकिस्तान का केस क्लियर है, इसीलिए बैनुल अक़वामी ताकतें पाकिस्तान से राब्ता कर रही हैं। अमेरिका का जो वज़ीर ख़ारिजा है, उसने हमारे वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया है। सऊदी अरब से फ़ोन आया है। ईरान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया है और
मुख्तलिफ और ममालिक के सारे जो, तो ये डिप्लोमैट्स को ये सब अगर जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई होगी, तो वो उन्होंने तो कबूल नहीं की और वो अपने कंक्लूजन्स पे पहुँच रहे हैं। तो आई थिंक ये बेसिकली ये भारत का सारा केस फ्लैट जिसको कहते हैं, इट हैज़ फॉलन फ्लैट, बिल्कुल एक अ, ढूँढ ढूँढ बेबुनियाद ढकोसला जो था, वो उनका सामने आ गया है। ठीक है, नकीब साहब साथ बने रहिएगा। आज़िज़ जावेद साहब, दो चीज़ें आपके सामने मैंने रखनी है। 36 घंटे का एक अल्टीमेटम अता तारड़ साहब ने दिया था। डेफिनेटली उन्होंने जो भी उनके साथ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से उसकी आवाम को एतमाद में लिया और बताया कि किस तरह की जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस अलर्ट मोड पर है, और हमने फिर देखा कि किस तरह से उनकी अलर्टनेस, उनकी तेज़ी जो है काम है। एक 36 घंटे का जिक्र हम आज भी सुन रहे हैं, जो कि एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन के जरिए हमें पता चला कि भाई भारतीय मीडिया ने डिसाइड किया था कि वो फेक न्यूज़, फेक प्रोपेगेंडा और किस तरह से इसके ऊपर खेलना है पहलगाम वाले वाक़ये के ऊपर 36 घंटे के बाद। सो अता तारड़ साहब के 36 घंटे और भारतीय मीडिया को दिए गए 36 घंटे, तो इनका ज़रा मवाजना कीजिए और बताइए कि उनके 36 घंटे तो नाकाम हो गए। देखिए बिनिश शेख, तो मैं सबसे पहले, आपने अता तारड़ साहब का नाम ले दिया। अता तारड़ साहब फुटबॉल ग्राउंड में एक फॉरवर्ड पोजीशन पे लोग होते, तो हम अता तारड़ साहब को फॉरवर्ड भी देख रहे हैं, बैक भी देख रहे हैं, मिड ऑफ भी देख रहे हैं। तो जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता 36 किया, पिछले 7-8 दिन में, जो जिस तरह उन्होंने काउंटर करने में, सारी चीज़ें बयानियां बनाने में, इंडिया को बैकफुट पे ले जाने के, चाहे रात, चाहे वो 2 बजे हो या सुबह 6 बजे हो, वो हमें एक्टिव नजर आए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहला ऐसा सरगर्म और ऐसा एक्टिव वजीर इत्तलात आया कि जिसने इन हालात में पाकिस्तानी जो नैरेटिव है उसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी दुनिया में भी पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, मेनिश, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। बात यह है कि इस वक्त इंडिया की क्रेडिबिलिटी आलमी लेवल पर लोस्ट लेवल है। उसकी वजह यह है कि इंडियन एजेंसियों को मरवाने में मुलव्वस है। अगर आप कनाडा में देखें, हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तान मूवमेंट का एक सरगर्म रुकन था, उसको भारतीय एजेंसीज ने वहां मरवाया और उसके सबूत मिले। कनाडा की हुकूमत ने वो सबूत कि अपने तौर पे नहीं दिए। 5 आईज जो इंटरनेशनली इंटेलिजेंस कंसोर्शियम है 5 कंट्रीज का, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, बरतानिया है, जर्मनी है और ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने उन प्रूफ्स को अप्रूव किया। वो प्रूफ उन्होंने इनको दिए और दे के भारतीय हुकूमत को वो दिए गए। और उनको, जैसा कि आपने देखा कि कनाडा की हुकूमत ने जो जिस तरह भारत को हेड ऑन लिया और उनको पूरी दुनिया में बताया कि ये दहशतगर्द मुल्क है जो दूसरी मुल्कों में जाके लोगों को मरवाता है। उसके बाद से अमेरिका में गुरपतवंत सिंह, जो खालिस्तान रेफरेंडम के स्पोक्स पर्सन है, उन पर अटेम्प्ट हुई, उसका भी बंदा पकड़ा गया, वो भी ऑन ट्रायल है। ठीक है। इसके बाद यहाँ बरतानिया में परमजीत सिंह पम्मा, वो खालिस्तान रेफरेंडम में, उस पर अटेम्प्ट की गई रॉ के लोगों की तरफ से। बरतानिया में तहकीकात चल रही है रॉ के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। तो इस वक्त आलमी बरादरी भारत की किसी भी ऐसी चीज पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। मेरी यहाँ पे डिप्लोमेटिक जराये से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि हमें तो ये लगता है कि ये शायद कोई बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट है, जो कि उन्होंने कहानी देनी थी फिल्म बनाने के लिए, वो गलती से, जैसे आपने कहा कि वो लीक हो गई, तो ये इतने वीक ग्राउंड पे खेल रहे हैं। अब ये 2025 है, ये पुराने ड्रामे नहीं चलते। आपको आलमी बरादरी को बताना होता है कि प्रूफ दे। दो चीजें बड़ी अहम हुई। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की हुकूमत के अगले दिन ही जो ये वाकया हुआ, उससे 48 घंटे के अंदर अंदर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ साहब, उसके बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरे वज़रा सामने आए, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का केस रखा पूरी दुनिया ने देखा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर उसके बाद जो वजीर आजम ने काकूल एकेडमी में तकरीर करके उनको कहा कि आप इंटरनेशनली सबूत लेके आए, हम पाकिस्तान किसी भी गैर जानबदाराना तहकीकात में शामिल होने के लिए तैयार है। तो दो चीजें ऐसी हुई जिसने आलमी बरादरी का माइंड ये सेट कर दिया कि ये भारत गलत कर रहा है। और अब तक कितने दिन हो गए, 9-10 दिन हो गए, भारत एक भी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं कर सका, बकौल उनके जिन्होंने ये वाकया किया।
10 लाख के करीब जो भारतीय फौज है वो उस कश्मीर के उस इलाके में है, जो कहते हैं कि यहाँ पे ये हमला हुआ, वो एक भी बंदा नहीं पकड़ सके, एक भी हथियार नहीं पकड़ सके, 27 लोग मर गए, तो वो एक भी बंदा नहीं पकड़ा, कोई लोकल हैंडल नहीं पकड़ सके। तो ये बात इस चीज को तकवीत देती है कि ये इनसाइड जॉब थी, जो ये काम करने के बाद दोबारा उन्हीं कंटोनमेंट्स में चले जो कश्मीर के अंदर थे। तो मेरा ख्याल है कि सर हाई टाइम कि पाकिस्तान ने जिस तरह, खास तौर पर जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आज फ्रंट लाइन पे गए हैं, अपने फौजियों के दरमियान खड़े हुए हैं, टैंक पे खड़े हुए हैं, इसने पाकिस्तानी कौम का वो हौसला बुलंद किया। और दूसरी तरफ जो भारत है, जो एक हमारा असली दुश्मन है, उस पर एक ऐसी कारी जर्ब लगाई है कि एक आर्मी चीफ अपने सोल्जर्स के दरमियान खड़ा हो रहा है, मुश्किल वक्त में खड़ा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम जिस तरह साथ दे रही है, और जो सोशल मीडिया, दूसरा मीडिया जिस तरह खड़ा होके सिचुएशन रूम में सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के तो पूरे 100 नंबर हैं, जिस तरीके से उसने सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरीके से हम लोगों ने काउंटर दिया, जिस तरीके से हमने सबूत और शवाहिद पहुंचाए। लेकिन ये जो ब्रिगेड साहब, मैं फिर भी ये कहूंगी कि क्या ये वक्त अभी आ नहीं गया है, इट्स हाई टाइम, वो जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया में जो भारतीय दहशतगर्दी उसका एहतसाब, वी हैव गिवन वट एवर आंसर वी कैन गिव इन आवर बेस्ट कैपेसिटी, बल्कि अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा पाकिस्तान ने अपना मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा है। सर, क्या भारत के साथ कुछ नहीं होना चाहिए? कोई सैंक्शंस, कोई रिएक्शन, कोई एहतसाब? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में अब उस स्टेज पे हम आ गए हैं, और हमारा एक मजबूत केस भी बनता है, इंटरनेशनली भी वो एक्सपोज हो गए हैं। देखें कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में डिटेल्स में नहीं जाऊँ कि क्या कुछ किया उन्होंने, वो है। फिर जो पाकिस्तान के अंदर 22 कश्मीरियों की असैसिनेशन हुई, तो द गार्डियन ने उस पर एक पूरी कंप्लीट स्टोरी रन की थी, वो भी एक सबूत है। हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट जो पिछली थी, उस दौरान में उन्होंने, मोफा ने भी सबूत दिए थे जब कश्मीरियों की असैसिनेशन की, तो उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। इनके रॉ के जो जितने ऑपरेटिव्स थे जो नॉर्थ अमेरिका में थे, यूरोप में थे, वो वहाँ से उन्होंने फारिग कर दिए, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा, और वहाँ से वो निकल गए हैं। अभी आज देखें, ऑलरेडी पन्नू पे जो लोग इन्वॉल्व थे, निखिल गुप्ता, ही वाज रन एस्केप कर रहा था, लेकिन चेक रिपब्लिक से पकड़ के लेके आए हैं। उसका जो हैंडलर है रॉ का, विकास यादव है, वो अमेरिकस ने डिमांड किया कि उसको हमारे हवाले किया जाए। तो एक है कि फॉर्मर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, जैक सलिवन, उन्होंने ये कहा था जब ये पकड़ा तो उन्होंने, तो रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, उन्होंने कहा था अमेरिका विल डिफेंड इट्स प्रिंसिपल्स। उन्होंने कहा था हम इस प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ठीक है, एट टाइम्स यकीनन वो चीज़ें इग्नोर करते हैं जब इंडिया की बात आती है, लेकिन एट टाइम्स जहाँ पे वो, उनको पता है कि अब यहाँ पे हम फंस सकते हैं, तो वहाँ पे फिर वो ओपनली आते हैं। अब अमेरिका का केस, इंडिया का केस ऐसा बना है कि हर तरफ से एक्सपोज हुआ, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म में, अफ़गानिस्तान के सॉइल यूज़ की पिछले 20 साल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे आज से चंद साल पहले, पिछले 15 साल पहले 10, चक हेगल थे यूनाइटेड स्टेट्स के, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, ही सेड इंडिया इज़ यूजिंग अफ़गानिस्तान एज ए सेकेंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो भी रिकॉर्ड पे है। 66 कैंप्स अफ़गानिस्तान में बने हुए थे। ब्रास इन्होंने वहाँ अफ़गानिस्तान में 2018 में बनाई। 2020 में कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्रास को फितनाउल खारिज के साथ जम किया। और फिर देखें जब नसरुल्लाह एक जो था अमीर दफाई कमीशन का फितनाउल खारिज का, 2 महीने पहले कोयटा क्रॉस करते हुए पकड़ा गया, तो उसने बाद में जो कन्फेशन किया, ही सेड कि उसकी मूवमेंट की फैसिलिटेशन वाज डन बाय BLA, और ही सेड कि दे आर इन कम्युनिकेशन, इन राब्ते में है रॉ के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा बशीर ज़ैब भी अफ़गानिस्तान में है। सो एविडेंस तो हमारी तरफ हर तरफ से हमारे पास आ गया है। EU लैब ने इनको एक्सपोज किया कि जब 750 फेक मीडिया आउटलेट्स दे वर रनिंग अक्रॉस यूरोप, कंटेंट क्रिटिकल टू पाकिस्तान। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया, वो सोशल मीडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ कर रहे थे। और इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट ने इन पे लिखा, और इसके देखें फेसबुक ने और फॉर्मर ट्विटर ने भी इनको एक्सपोज किया कि इंडिया क्या कुछ कर रहा है। तो इतने बड़े शवाहिद हैं, तो अब केस बनता है। इसीलिए मैंने कहा कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में केस को टेबल करना चाहिए, और चाइना की हमें मदद लेनी चाहिए।
और मदद लेके हमें सबूत वहाँ पे दें। और सेकंड दूसरा ये भी है कि जिस तरह आज OIC को ब्रीफिंग दी गई है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो यकीनन हमने ये एक डोजियर बना के OIC को भी दें, यूरोपियन यूनियन को भी दें, और हम प्रोएक्टिवली नो वी शुड एक्सपोज इंडिया कि इंडिया हैज़ बिकम ए रोग स्टेट, ए थ्रेट टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। और उनको ये भी हमने बावर कराना है दुनिया को, द कोर इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज दैट इज जम्मू ऑफ कश्मीर। जब तक ये नहीं हल होता है, पीस एंड स्टेबिलिटी रीजन में हो नहीं सकती है। राइट, पॉइंट टेकन। मेरे साथ रहिएगा। नकवी साहब, अभी अब से थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर साहब ने ये भी बताया था कि ये जिस तरह की लीक हुई है, जिस तरह से रॉ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, और सिर्फ रॉ की नहीं बल्कि भारतीय मीडिया और रॉ का गठजोड़ भी सामने आया है, फेक न्यूज़ प्रोपगेशन इज एट इट्स पीक, तो इस तरह से तो सरकार गिर जाती है। आपको लगता है कि क्या भारत की सरकार गिरने वाली है? आपको लगता है कि मोदी सरकार के अंदर, वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, और दूसरी चीज सर, ये जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स हैं, ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं, या अगर मोर पावरफुल कंट्रीज, ये जो भारत का एटीट्यूड, अप्रोच है, जारहाना सोच, एक एक्सट्रीमिज्म, मजहबी इंतहा पसंदी, इससे पूरे खित्ते को नुकसान हो रहा है। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान। तो क्या सब लोग खामोश बैठे रहेंगे? भारत जो है, इंडिया इज ए डिस्टेबलाइजिंग फोर्स इन द रीजन। हमारे पूरे खित्ते में भारत की जो पॉलिसीज हैं और जो उसका तौर तरीका है और जो उसकी हिस्ट्री है, वो ये दिखा रही है कि ये मुल्क बिल्कुल इस खित्ते में नेगेटिव लाइंस पे जा रहा है, यहाँ की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को मुतासिर कर रहा है, और ये बहुत अरसे से करता हुआ आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ भारत के खिलाफ जाता है, लेकिन बैनुल अक़वामी सियासत, बैनुल अक़वामी सोच, वो मोरालिटी, अखलाकी उसूलों पे नहीं है। और हमें ये तस्लीम करना चाहिए, हमें ये इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि अब तक भारत के खिलाफ क्या कोई एक्शन हुआ है? कनाडा में इतना बड़ा उसने कत्ल करवाया, उसका क्या हुआ? अमेरिका में उसने कत्ल करवाने की कोशिश की, उसका क्या हुआ? और नकवी साहब, सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन, कुछ नहीं हुआ तो इसीलिए भारत की गुंडागर्दी, हठधर्मी, जारहियत इतनी बढ़ गई है कि वो दंदनाता फिर रहा है। कंटिन्यू सर। बिल्कुल। और वो क्यों हो रहा है? वो इस वजह से कि भारत की इक्तिसादी ताकत बढ़ती जा रही है, और ये हमें जानना चाहिए कि हमें अपने मुल्क में वो ताकत बिल्डअप करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है। और इसी वजह से भारत को लोग उसके खिलाफ कंडेमनेशन नहीं करते हैं, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, उससे सिफारती ताल्लुकात नहीं ख़त्म करते हैं। ये तो एक्शन होना चाहिए था। भारत का जिस तरह की उसकी पॉलिसी है, वो ऐसी है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ कर देने चाहिए, मगर उसके बजाय अमेरिका और यूरोपीय पावर्स वो उसको और शय देते हैं, उसको अब बड़े-बड़े ग्रुप्स जैसे G20 और इसमें वो शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल पूरी तरह एग्री करता हूँ कि हमें भारत को एक्सपोज़ करना चाहिए। ये गरचे वो उनकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, हमें उनको एक्सपोज़ करके उनको दुनिया में बदनाम करना चाहिए, और उनको जो उनकी हरकतें हैं उसको वाज़ेह करना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए भारत एक खतरा है, और एक खतरा यूं है कि भारत के पास एटमी ताकत है, और एटमी ताकत ऐसे मुल्क के पास जो गैर जिम्मेदार है, जो कि गलत एक्शंस ले रहा होता है, उसके पास नहीं होना चाहिए। तो भारत is actually a threat to this peace and stability of this region. Absolutely, sir. Absolutely, completely agreed. अजहर जावेद साहब, भारतीय मीडिया और रॉ का जो गठजोड़ है वो बेनकाब हुआ है, और ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी फेक न्यूज़, इतना प्रोपेगेंडा, भारतीय मीडिया जो है
वो रॉ का तर्जुमान बन गया है और इस हद तक रॉ की तर्जुमानी कर रहा है कि बगैर तस्दीक किए। हालांकि मीडिया का काम है, कोई खबर आए आप उसकी तस्दीक करें, आप पहले देखें कि सच भी है कि नहीं है, आप मौक़िफ़ लें। पाकिस्तानी सियासतदानों से मुताल्लिक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो इसका क्या कर रहा है? इसके अंदर तो इकोनॉमी फैक्टर नहीं आता ना, इसके ऊपर तो उनसे जवाबदेही, इसके ऊपर तो कोई सजा जजा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो अपनी तमाम हदूद क्रॉस कर चुका है, लेकिन उसने पहले भी की है। मैं इस पे ज़रा बाद में आता हूँ। मैं पहले ज़रा नकवी साहब से थोड़ा सा डिसएग्री कर लूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे फ़र्क पड़ा है। फ़र्क इसलिए पड़ा है कि पहली दफ़ा ये हुआ कि इंडिया को कोई सीरियस नहीं लेगा। अगर आप देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने जो अपनी पहली इंट्रोडक्शन में ये कह दिया कि ये पाकिस्तान और भारत का आपस का मामला है, उसके बाद से लेके जो दुनिया के हर मुल्क से उन्होंने कोशिश की है, फ़ोन किया है, राब्ते किए हैं, लेकिन किसी भी मुल्क ने डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये बड़ा फर्क पड़ा। लोगों को पता है कि इंडिया जो है वो रोक स्टेट है, वो सारे ये मामला कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से जो कुछ इंडिया ने किया, रॉ ने किया, दूसरे ममालिक में कत्ल गारत की, उसकी वजह से दुनिया समझ रही है कि ये मामला है। बाकी इकोनॉमी के मामला कोई जो वो अपनी जगह पे अहम है, उसमें कोई शक नहीं। दूसरा, मैं आपके इस पे आता हूँ, मीडिया वॉरफेयर में इंडिया को बुरी तरह शिकस्त हुई है। अब हुआ क्या है, आप जो रॉ और इंडियन चैनल्स का आप कह रहे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। दूसरी तरफ क्या हुआ, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए उन्होंने, पाकिस्तान के इवन प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट बंद कर दिया, पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज हैं, अदाकार हैं, उनके अकाउंट बंद कर दिए, टीवी चैनल्स के उन्होंने बंद कर दिए। तो वो जो प्रोपेगेंडा जो वो करना चाह रहे थे उसमें कामयाबी नहीं हुई, लेकिन जो पाकिस्तानी साइड है टीवी वो चैनल्स अपने तो किए होंगे बंद के नहीं किए होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये हमारा जो सरकारी टीवी है और जो पीटीवी है वो कहीं ना कहीं किसी कोने से वो जरूर देख रहे होंगे। हमारी आवाज फिर भी पहुंच रही है सू रखने के लिए। नहीं, वो मॉनिटर तो हमें कर रहे हैं, ये बात नहीं आम आदमी की। जावेद साहब उधर जी आपकी बातें भी जा रही हैं, सुन रहे हैं आपको। जी, मुझे तो सुन रहे हैं, मुझे तो लंदन में बैठ के सुन रहे हैं, मैं तो सुना रहा हूँ। मैं अभी उनके इंडियन हाई कमीशन के सामने से आया हूँ। मैंने तो वहाँ पे जो सिखों का भी बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, जो खालिस्तान का रेफरेंडम का मांग रहे, मुतालबा कर रहे हैं, खालिस्तान मुल्क मांग रहे हैं। मैं तो अभी उनके हाई कमीशन के सामने 3 घंटे खड़े होके आया हूँ। मैं तो 2 दिन पहले भी उधर था। मुझे तो वो रोज सुनते हैं। मैं तो जितनी मेरी कोशिश है, मैं तो अपने पाकिस्तान का मुकदमा यहाँ लंदन में लड़ रहा हूँ और वो कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि जो भारतीय, इससे पहले भी मैं कहता रहा हूँ, ये तो आज बात हो रही है, मैं तो यहाँ से 6 महीने पहले से बल्कि साल से कह रहा हूँ कि लंदन के अंदर जो भारतीय हाई कमीशन है वो दहशतगर्दी का गढ़ है। यहाँ से बैठ के लोगों को मरवाने के लिए साजिशें होती हैं। लोगों यहाँ पर जो है वो बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस के लिए यहाँ लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स जो हैं उनको वह यहाँ से जो है हैंडल किया जाता है, स्विट्जरलैंड से किया जाता है। मैं तो इनको कह रहा हूँ, ये सुन भी रहे होंगे, मुझे इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। और मैं सुनाना चाहता हूँ, उनको ये सुनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है, पाकिस्तान की हुकूमत हो, फौज हो, अवाम, वो एक बात पे मुत्तहिद है कि हमें अमन चाहिए और हम अमन के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए इसे दरेग नहीं करेंगे। अगर एक तरफ हमारा वजीर आजम खड़ा है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ग्राउंड पे जाके सोल्जर्स के साथ खड़ा है, तो यहाँ पर आम पाकिस्तान भी खड़ा और ओवरसीज पाकिस्तानी भी खड़ा है। अभी कुछ देर बाद यहाँ पे पिकरली सर्कस में जो आइकॉनिक प्लेस है, वहां पे पाकिस्तानी इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तानी इकट्ठे होकर पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। फिर उसके बाद हफ्ते को एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है यहाँ पर लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने, उनको एक्सपोज करने के लिए। तो ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पे भी और एज ए पाकिस्तानी मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि दिफाए वतन के लिए जो हमारे फौजी जो है जो कुर्बानियां दे रहे हैं, हमें कम से कम उनका साथ इस फ्रंट पे, और जिस तरह जो ये मीडिया का फ्रंट है और जिस तरह लड़ाई लड़ी है इस हुकूमत के साथ, जो वजीर इत्तलात और वजारत इत्तलात, DGI SPR जिस तरह उन्होंने लड़ी है, और इसके साथ PTV और तमाम चैनल्स जितने भी हमारे एंकर पर्सन हैं, तमाम प्राइवेट हों या दूसरे हों, उन सब ने इस दफ़ा ये साबित किया है कि मीडिया पाकिस्तान की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए खड़ा। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खुशाइंद बात है, इसी को लेके आगे चलना चाहिए और पाकिस्तान के दिफा को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। Right. Your final comments, Brigadier Saab. How would you like to wrap up the situation? जी हाँ, मैं जो मीडिया की बात की है, देखें कि जनरल हसनैन उनके एक फॉर्मर कोर कमांडर है, श्रीनगर बेस कोर के कमांडर थे।
तो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में दिया, उन्होंने कहा अगर आपने मीडिया को सुनना है, मीडिया मैनेजमेंट देखनी है और न्यूज़ को देखना है किस तरीके से हैंडल किया जाता है, तो ही सेड पाकिस्तान के ISPR को देखें। और उन्होंने कहा इट इज़ ए इंस्पिरेशन फॉर अदर्स टू इसको उसके मुताबिक चलें। और जिस तरीके से इस स्पेशल केस में हमारे जो ISPR के अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, PTV के अलावा भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया उन्होंने एक्सपोज करने में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। सो इनको क्रेडिट जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें उन लोगों के यूट्यूब चैनल ब्लॉक नहीं किए हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और इंडियन रॉ का नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं। तो उनमें और इंडियन चैनल्स में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन उनको ब्लॉक नहीं किया। राइट, आज के लिए इतना ही। तीनों मानव का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट के ऊपर हम इस ट्रांसमिशन को दोबारा से थोड़ी देर के लिए रैप अप करेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।